नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम प्रोसेसर एवं मेमोरी के बारे में जानेंगे। कल हमारी जो कंप्यूटर क्लास हुई थी उसमें हमने कंप्यूटर का परिचय लिया था। हमने जाना था कि कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग मशीन के अलावा एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटिंग तो ये करती ही है, साथ ही साथ ये लॉजिकल गणनाएं भी, यानी कि तार्किक जो गणनाएं हैं, तार्किक यानी कि डिसीजन मेकिंग है, उसमें भी हेल्प करता है। कंप्यूटर में जैसे आप यहाँ पर ऑफिस में, या जैसे आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप फाइलें बनाते हैं, या मान लीजिए आपको कविता लिखने का शौक है, या आपको कहानियां लिखने का शौक है ना, या मान लीजिए आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी कार्य करना हो, आपको ड्राइंग बनानी हो, तो अब आपको कागज की आवश्यकता नहीं है, राइट? और आप पेपरलेस वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर पर आप फाइल्स बना सकते हैं, उसमें फाइल्स में आप कोई भी टाइपिंग करके किसी भी तरह का जो भी कुछ आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। आप स्टोरी लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें तो हिंदी में लिखते हैं हम तो कविताएं, तो इंग्लिश में की कैसे लिखेंगे? तो इसमें कंप्यूटर में अलग अलग भाषाओं में लिखने की भी सुविधा होती है। आप इंग्लिश में क्या, आप हिंदी, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, राइट? उसके लिए कुछ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फॉन्ट, है ना। जैसे इंग्लिश का फॉन्ट आता है, ऐसे ही अब अनेकों जो भाषाएं, हमारी हिंदी भाषा, हमारे भारतीय भाषाएं अलग अलग जो हैं, वो सब उपलब्ध हैं, उन सबके फॉन्ट्स हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको कविता लिखनी है, आपको ड्राइंग बनानी है, तो इसमें ड्राइंग का एक प्रोग्राम होता है, वो खोल के आप विभिन्न प्रकार के चित्र बना सकते हैं। जरा सोचिए कि आपके पास कोई पुरानी फोटो है अपने बचपन की, और या आपके किसी दादा दादी की या कुछ, और वो बहुत डल हो चुकी है, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से उस फोटो को इसमें डाल के, फोटो को कैसे डालेंगे? फोटो को हमें यहाँ पर स्कैन करना होता है, तो उसके लिए स्कैनर चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, आप मार्केट से, जहां पर कंप्यूटर की जो दुकानें होती हैं, वहां से भी स्कैन करा के और फिर आप अपने कंप्यूटर में उसको डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको चित्रकारी का शौक है, आपको कुछ इस तरह के काम करने हैं, तो आप उस चित्र को एकदम नया रूप दे सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। तो सोचिए, कंप्यूटर से आप बहुत तरह तरह के कार्य कर सकते हैं, और सब कुछ पेपरलेस, क्योंकि पेपर के लिए पेड़ की कटाई होना आवश्यक होती है, तो पेड़ को बचाने के लिए हम पेपरलेस वर्क जो है उसको आजकल सभी प्रमोट करते हैं। जैसे आपके घर में आपके फादर के लिए या बड़ों के लिए जो भी जैसे लेटर्स आया करते थे, पहले हम देखते थे काफी सारे लेटर्स आते थे, अब आजकल पेपरलेस वर्क हो गया है, उनको कंपनी से, है ना, कंप्यूटर पे ही उनको चिट्ठी आ जाएगी। तो इस तरह से कागज को हम बचा सकते हैं और पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। तो कंप्यूटर पे हम कार्य करना सीख लेंगे तो हम कंप्यूटर पे कार्य कर सकते हैं, और फिर उस कार्य को कंप्यूटर पे करने का ये फायदा भी होगा कि बहुत आसानी से हम और लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सुना होगा कि अगर हमारा कंप्यूटर एक नेटवर्क पर है तो हम उस नेटवर्क पे जुड़े हुए और कंप्यूटर से भी अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कागज पे उसका वो निकाल के फिर किसी को देना पड़ेगा, फिर वो जो भी चेंजेस बोलेगा, है ना, वो चीज हम करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये सब कैसे हो पाता है कंप्यूटर पे? ये सारे कार्य, जैसे हमने कहा चित्र बनाना या अपनी आवाज रिकॉर्ड करना, है ना, तो इसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जो कि कल हमने पढ़ा। हमने कहा हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर वह यूनिट्स हैं, वह इकाइयां जिनको कि आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर हमने इस कंप्यूटर पर लगाए हुए हैं। तो ये सब तो क्या है? आउटपुट डिवाइसेस, जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। जो भी हम कार्य, जिसका हम कोई कार्य करवा रहे हैं, हम उसको देखना चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चित्र बना रहे हैं, तो वो चित्र हमें दिखता होगा तभी तो हम बनाएंगे। जैसे पेपर पे हमें दिखता जा रहा है हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन है और उस स्क्रीन पर हमें दिखता रहेगा, तो वो ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं।
अब जैसे कि मैंने कहा कि हमें इसमें चित्र डालना है, बना बनाया कोई फोटो है तो स्कैनर, है ना, हमें टाइपिंग करनी है कीबोर्ड, हम माउस के माध्यम से भी इसमें इनपुट्स देते हैं, तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हुई, राइट। तो ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस थी। हार्डवेयर डिवाइसेस में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो पढ़ी, लेकिन एक प्रमुख जो हार्डवेयर है वो है हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इकाई, प्रोसेसिंग इकाई, प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको शॉर्ट में प्रोसेसर भी बोला जाता है बच्चों, प्रोसेसर। और एक और इसका नाम है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है, यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, इसको भी मैं लिख देती हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, प्रोसेसिंग यूनिट, या सिंपली प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब क्या है, पहले पुराने जमाने से प्रोसेसर तरह तरह के चले आ रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम उनको अगली कक्षाओं से चालू करेंगे, क्योंकि अभी ये वर्ड्स जो हैं, ये टर्म्स जो हैं वो समझना जरूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि ये टर्म्स में पहले क्या चीज यूज करी जाती थी, अब क्या यूज करी जाती है। अगर आपको पता हो, पहले जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे, और उन कंप्यूटर के लिए एक अलग स्पेशल कमरा चाहिए होता था। पहले ऐसे नहीं होता था कि आप हाथ में कंप्यूटर उठाए घूम रहे हैं, या आपकी एक डेस्क पर, एक मेज टेबल पर आपके कंप्यूटर रखा हुआ है ना। तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और वो क्या है ना कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे, इसलिए उनके लिए स्पेशल रूम चाहिए होता था जिसमें बहुत अच्छा वाला एयर कंडीशनर लगा हो। एयर कंडीशनिंग मतलब एसी जो है वो उसमें बहुत जरूरी होता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम अपने घर में, अगर हमारे घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो क्या हम कंप्यूटर नहीं रखेंगे? रख सकते हैं हम, कोई परेशानी नहीं है ना। हम जैसे टेबल पर, हमारे आप लैब्स में देखेंगे कि आपके एक टेबल है, उस पर कंप्यूटर है, कैबिनेट है, कीबोर्ड माउस है, तो ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहलाते हैं बच्चों। इनको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में भी जानेंगे अगली कक्षाओं में, लेकिन अभी के लिए सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि जैसे टेबल पे रखा है अभी हम देखते हैं, है ना। और हाथ में हम ले लेके घूमते हैं, लैपटॉप हो सकता है, या उससे भी छोटा टैबलेट कंप्यूटर भी हो सकता है ना। तो लैपटॉप में क्या होता है कि उसी में कीबोर्ड वगैरह सब लगा रहता है, छोटा सा होता है, आप हाथ कहीं भी जा रहे हैं आप ले जा सकते हैं, राइट। इसी तरह से टैबलेट में भी है। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो आपको डेस्क पर रखने होते हैं, उनमें मॉनिटर होगा, कीबोर्ड अलग से होगा, अलग से एक पूरी कैबिनेट होगी, है ना, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो आज के टाइम में तो आपने ये 3 तरह के कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है, ये इनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है आजकल जो प्रोसेसर है ना बच्चों, उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? तो मैं यहां पर वही टर्म लिखने वाली थी कि हम प्रोसेसर बोले, या आज की समय में हम बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो वर्ड कैसे जुड़ गया, है ना।
पहले के कंप्यूटर्स, पहले के उनको प्रोसेसर्स को, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक इकाई, जो मैंने आपको कल बताई थी कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, आप इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है, बीच में हो रही है प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग क्या कर रही है, आप जैसे हमने कहा कंप्यूटर कंप्यूट करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल गणनाएं करता है, उस पर आप फाइल बनाते हैं, उनसे संबंधित प्रोसेसिंग होगी, है ना। वो सारा काम जो एक तरह से मस्तिष्क का होता है, वो सारा काम, वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसर करता है। पहले के समय में कंप्यूटर का साइज इसलिए ही बड़ा होता था क्योंकि ये जो प्रोसेसर होते थे, इनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो चीज यूज होती थी, वो बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग यूज होती थी, और उनमें हीट जनरेट जो है, हीट जनरेशन बहुत होता था। जैसे कि आगे आप सुनेंगे इस तरह के शब्द प्रोसेसर के लिए कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इनका इस्तेमाल होता था। अब क्या होता है, आजकल, आज के समय में ये जो प्रोसेसर है ना, ये बनते हैं आईसी से। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म। तो आजकल प्रोसेसर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक छोटी सी चिप और उसमें छोटे 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 सर्किट लगे हुए हैं, और वही इतना सा आप देखेंगे प्रोसेसर, अगर निकाल के देखें इतना सा प्रोसेसर होगा, आप कहेंगे ये इतना सा प्रोसेसर। और इसी की वजह से तो कंप्यूटर का साइज इतना छोटा होता जा रहा है, क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इनका यूज होता था, ये बड़े बड़े होते थे, कई सारे आप लगाएंगे, हीट जनरेट होगी, अलग से कमरा चाहिए, एसी चाहिए। अब क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर में जो कैबिनेट लगा हुआ है, एक बॉक्स आप देखेंगे, है ना, उस बॉक्स के अंदर एक मदरबोर्ड है, एक बोर्ड समझ लीजिए, है ना, एक तख्ती आप समझ लीजिए, एक तख्ती, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर की, उसके ऊपर मेमोरी भी है, प्रोसेसर भी है, सब कुछ उसके ऊपर है, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये शब्द भी हम बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, सीपीयू, सीपीयू भी बोलते हैं शॉर्ट में, कि सीपीयू जो है वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है, तो वो कंप्यूटर मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच प्रोसेसेस द इनपुटेड डेटा एंड जनरेट्स आउटपुट। अर्थात प्रोसेसर, सीपीयू वह इकाई है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करेगा और आउटपुट यूनिट पर हमें रिजल्ट दिखाएगा। माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत छोटा हो गया। आपने सुना होगा ना, माइक्रो, मिनी, मिनी, माइक्रो, मिनी से भी छोटा माइक्रो, है ना। इसको बेसिकली माइक्रो को ऐसे म्यू साइन से डिनोट करते हैं, माइक्रो जो है मतलब बहुत छोटा। तो क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक चिप जिस पर सर्किट पूरा आपका प्रोसेसर है ना, तो इनका भी साइज बहुत छोटा होता जा रहा है। आजकल जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं वो अगर उनको हम कैटेगराइज करें पहले के जमाने से और अभी, जब से इंटीग्रेटेड सर्किट काम में लेना स्टार्ट हुआ, तब से भी उसका साइज छोटे पे छोटा, छोटे पे छोटा होता जा रहा है। तो इसको जैसे पहले वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होते थे, अब वेरी स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। तो ये जो वेरी स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उसी की वजह से प्रोसेसर को कहा जाने लगा है माइक्रो प्रोसेसर, यानी एक सिंगल छोटी सी चिप पर आपका पूरा का पूरा प्रोसेसर है। इसलिए सीपीयू कहें, प्रोसेसर कहें, है ना, या माइक्रो प्रोसेसर कहें, एक ही बात है, राइट। अब एक डायग्राम से हम समझते हैं कि इस सीपीयू में होता क्या है। ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। है वो तीन चीजें, एक है
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थात वह इकाई जहां पर सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल गणनाएं होती हैं। एक तो वह है सीपीयू का पार्ट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और तीसरी है मेमोरी। ये तीन चीजें सीपीयू, अगर हम बोलते हैं पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें तीन चीजें आती हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहां पर सारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को अपने कार्य करने के लिए कुछ मेमोरी भी चाहिए होती है ना, कुछ जगह चाहिए। जैसे कि आपने इससे एक इक्वेशन सॉल्व करवाई, अब उसमें जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, है ना, जैसे आप कोई भी मान लीजिए कोई आप मैथ्स की चीज कर रहे हैं, तो उसमें आउटपुट आने से पहले, उसका रिजल्ट आंसर आने से पहले क्या होता है, बीच में और भी कुछ कुछ जनरेट होता है ना, कि इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, जो बीच में ये रिजल्ट्स आते हैं, उसको कंप्यूटर कहीं स्टोर तो करेगा, है ना। हम भी तो अपने दिमाग में, अच्छा ये प्लस ये इतना, फिर ये प्लस माइनस इतना डिवाइडेड बाय इतना, ऐसे करते हैं ना। जैसे कोई इक्वेशन है, उसको आप बॉडमास रूल से सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो पहले आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ है वो निकाला, फिर आप डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो ये भी इस तरह से ही काम करेगा बिल्कुल। तो जो बीच बीच में रिजल्ट आ रहे हैं, जिनको आगे इसको प्लस माइनस करना है, तो उनको स्टोर करेगा कहीं, जैसे हम अपने दिमाग में भंडारित करते हैं। इसके पास भी क्या है, पूरा सीपीयू जो है वो तीन उसमें है, तो इसके पास भी एक मेमोरी जैसी एक जगह है जहां पर ये रखता है इंटरमीडिएट रिजल्ट, ताकि उनको आगे प्लस माइनस जो भी कुछ करना है वो करके फाइनल जो डेटा है, फाइनल जो आंसर है वो जनरेट हो। समझ गए? तो इसलिए प्रोसेसर को अपने लिए तो एक मेमोरी चाहिए ही चाहिए। तो ये जो प्रोसेसर होता है ना, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है ना, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो इसको अपने कार्य करने के लिए अपने पास में ही एक मेमोरी चाहिए होती है, ताकि ये वहां पर कुछ रख सके और उस पर फटाफट फटाफट काम कर सके। तो ये चीजें हम समझ गए। और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे के पूरे हमारे इन कामों को, है ना, हमारे कंप्यूटर पर हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, जैसे कि आपने कुछ इनपुट दिया, तो कैसे पता चले सिग्नल, जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है। जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लगती है तो हमें दर्द होता है ना, तो ये सिग्नल्स हैं सारे, ये सिग्नलिंग का काम जो है, ये सारा कंट्रोल सिग्नल्स के माध्यम से कंट्रोल होती है सारी चीजें। ठीक उसी तरह से कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को सिग्नल देने का काम करता है कि अब आउटपुट, अब ये, अब ये, अब ये। तो ये सिग्नल देने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। और ये कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो अब आपको एक कंप्लीट सीपीयू समझ में आ गया। इस सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डेटा का आदान प्रदान भी होता है, मेमोरी में कुछ डेटा जा रहा है, फिर उस पर ये कुछ काम कर रहा है, और कंट्रोल यूनिट सभी से संपर्क में है ताकि सब कुछ कंट्रोल हो सके। राइट? चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हमने अभी तक प्रोसेसर को जाना कि प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू है उसमें हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से हम इस चीज को कैसे सीपीयू इंटरेक्ट करता है, अलग अलग कैसे क्या है, इस डायग्राम से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो जो सीपीयू है उसमें हमने तीन चीजें दिखाई है, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू है जिसमें कि हमारी सारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर को अपने जो डेटा है, जो भी रिजल्ट्स हैं, नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, वो कुछ उस पर काम कर रहा है, तो उसको कहीं पे भंडारण क्षमता, कहीं पे उसको मेमोरी स्टोरेज चाहिए कि कुछ स्टोर कर पाए, तो उसके पास उसको कुछ मेमोरी भी दी जाती है, तो मेमोरी यूनिट। और इनपुट यूनिट से हमें क्या मिल रहा है, इनपुट यूनिट जैसे कि कीबोर्ड और माउस, आपको कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालना है, स्कैनर, तो ये सब क्या है, हमारी इनपुट यूनिट्स। तो कंट्रोल यूनिट जो है, आपने देखा ये एरो किस तरह से जा रहा है, यानी कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे सीपीयू को, पूरे कंप्यूटर को, इनपुट आउटपुट यूनिट्स को कंट्रोल करती है। और आउटपुट यूनिट, तो आउटपुट हमें किस पर प्राप्त हो सकता है, स्क्रीन या हम कहें मॉनिटर, है ना, जो हमारे कंप्यूटर्स पे स्क्रीन लगी हुई है, कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर। और इसके अलावा प्रिंटर, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, आउटपुट यूनिट्स हो सकती हैं। और आउटपुट यूनिट और भी तरह की हो सकती हैं, लाइक जैसे अगर हम कागज पे प्रिंट आउट ले रहे हैं तो प्रिंटर हो गया, स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, स्क्रीन है। और अगर जैसे कि आप मान लीजिए कोई आवाज सुन पा रहे हैं, ऑडियो, तो ऑडियो सुन पाने के लिए आपके पास स्पीकर हो सकते हैं। तो ये सब आपकी आउटपुट यूनिट हो गई, राइट। तो इस डायग्राम से हम कंप्लीट सीपीयू को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आती है, जो कि सारी कैलकुलेशंस अरिथमेटिक एवं लॉजिकल, यानी कि जो भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो तो करेगा ही, साथ ही साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस यानी डिसीजन मेकिंग का काम भी एएलयू का है। और ये जो काम वो अपने कर रहा है उसके लिए प्रोसेसर को मेमोरी भी चाहिए होती है। तो ये सब चीजें हम समझ गए। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, इस मेमोरी की, है ना। ये जो मेमोरी है, एक्चुअल में अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, राइट। जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल मेमोरी और दूसरी है एक्सटर्नल मेमोरी, राइट। इंटरनल यानी कि आंतरिक, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक मेमोरी, और एक होती है बाह्य मेमोरी। प्रोसेसर को अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, वो मेमोरी जो प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक होती है, प्रोसेसर के पास होती है, उसमें प्रोसेसर अपना डेटा का आदान प्रदान करता रहता है, वो कहलाती है इंटरनल मेमोरी। और वह मेमोरी जो कि जिसमें कि यूजर का डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और उसकी
मतलब जो भी फाइलें आप बनाते हैं, कोई चित्र आप बना रहे हैं, है ना, जो भी चीजें आप यूजर का जो डेटा है, जैसे हमारी बड़ी बड़ी फाइलें, बड़ा बड़ा डेटा हमारा, सब कुछ कंप्यूटर में लंबे समय तक पूर्ण रूप से सुरक्षित भंडारित रह सकता है। तो इसके लिए हमारे पास होती है एक्सटर्नल मेमोरी। अब आपने देखा कि भाई सीपीयू जो है वो इतना सा है, उसके पास जो मेमोरी है वो भी बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती। और ये जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें कि यूजर का डेटा और साथ ही साथ हमारे जो ये सॉफ्टवेयर नहीं होते कंप्यूटर में, जिससे के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें चित्र बनाना है तो उसके लिए हमें एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें जैसे कोई बुक लिखनी है, हमें स्टोरी लिखनी है, हमें एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, उसके लिए एक अलग प्रकार का प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, है ना। तो ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि हमने कल बात की थी कि हमारे कंप्यूटर को हम 2 उसमें विभाजित करके देख सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वह पार्ट है जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें उसको ओपन करना पड़ेगा तब हम देख पाएंगे। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करके जब हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या है, तब हमें सॉफ्टवेयर दिखेंगे, है ना। तो उनको आप टच नहीं कर सकते, आप उनको टच करोगे कैसे, ओपन करोगे, और कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद ही आप उनको काम में ले सकते हो। जैसे कि हमें चित्र बनाना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए एक चित्र चाहिए, और एक प्रोग्राम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक बड़ा रूप है और प्रोग्राम थोड़ा छोटा। तो ये सब चीजें मेमोरी में कहीं पर भंडारित है ना। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, तब सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। इसमें जब आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तब आपको उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मिलेंगे। जब पहली बार कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, कंप्यूटर को बनाया जाता है, तब उसमें सॉफ्टवेयर स्टोर कर दिए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कहीं पर स्टोर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं। ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। तो ये जो निर्देशों का समूह है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें हमें क्लियर हुई। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर को अगर हम कहें ऐड दीज 2 नंबर या 2 नंबर गुणा कर दो, ये सब उसको भाषा नहीं आती। उसको ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना तमिल आती है, ना कोई और फ्रेंच आती है, ना जर्मन आती है। वो केवल एक ही भाषा समझता है, क्या, 0 और 1, ऑन एंड ऑफ की भाषा। मशीन जो है ये एक मशीन है, तो मशीन क्या समझेगी, मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा क्या है, 0 और 1 की भाषा, है ना। मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1 की भाषा। तो कंप्यूटर जो है उसको जब हम निर्देश देते हैं तो वो निर्देश जो हैं, ये जो भी हम निर्देश लिखते हैं उसको हम इसके कन्वर्ट कर देते हैं, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है ये, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको निर्देश दे देंगे, लिख देंगे सारे निर्देश। तो ऐसे निर्देश जो लिखे जाते हैं, तो काफी सारे निर्देशों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स मिलके बनता है एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में भंडारित रहते हैं। तो ये कहाँ भंडारित रहते हैं, ये सीपीयू के नजदीक नहीं होते। ये जो सीपीयू के नजदीक हमने सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट बताई है वहां नहीं रहते, ये सब रहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी में। और जैसे हमने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी, हम इसको और मेमोरी को 2 उसमें क्लासिफाई करके देख सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये इस तरह से भी क्लासिफिकेशन होती है। तो प्राइमरी मेमोरी वही है जो कि प्रोसेसर के पास है, और सेकेंडरी मेमोरी वही है जिसमें कि यूजर का डेटा रहता है।
तो इस तरह से मेमोरी के भी अलग अलग तरह की मेमोरी है। और जैसे प्रोसेसर के पास जो मेमोरी होती है उसका साइज छोटा होता है। प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, है ना, उसका साइज छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? जो दूसरी मेमोरी है सेकेंडरी, जहाँ पर हमारा डेटा, हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारे कंप्यूटर की चीज़ें सब भंडारित रहती हैं, वो बड़ी होती है, उसका साइज ज़्यादा होता है। क्योंकि यूज़र अपना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर्स है, कई तरह के यूज़र कहेगा मुझे चित्रकारी का भी सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे फाइल बनाने का भी चाहिए, मुझे बही खाते बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो यूज़र की तो रिक्वायरमेंट बहुत सारी होगी, तो उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए। यूज़र का डेटा एंड प्रोग्राम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं, उनको भंडारित रखने के लिए सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी का यूज होता है। और इंटरनल मेमोरी वो आंतरिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, जो कि प्रोसेसर के पास होती है। प्रोसेसर के पास जो ये मेमोरी है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि रजिस्टर्स एंड कैशे। हमारे प्रोसेसर के पास जो मेमोरी है वो भी कई प्रकार की होती है। बहुत ही छोटी छोटी मेमोरी, जिसमें कि वो एक नंबर, एक एड्रेस, एक छोटी छोटी चीजें यूज स्टोर कर सकता है प्रोसेसर, वो कहलाते हैं रजिस्टर। और एक होती है कैशे। कैशे जो कि रजिस्टर से बड़ी होती है, वो आपके जो निर्देश हैं पूरे के पूरे वो उस कैशे में रख सकता है, उन पर काम कर सकता है। राइट? तो प्रोसेसर आपके समझ में आ गया क्या होता है।